दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सुरभि खिड़की पर बैठे हुए अपने पति की प्रतीक्षा कर रही है और साथ ही अपने बीते दिनों को याद कर उल्लसित भी हो रही है। उसे आज भी वह दिन याद है जब कैंटीन में रमेश से पहली भेंट हुई थी। रमेश उसका सहपाठी था। दोनों को पहली ही दृष्टि में प्रेम हो गया था। घर पर विरोध के पश्चात भी दोनों ने कोर्ट विवाह कर लिया था। हालांकि इस विवाह में परिवार का कोई भी सदस्य सम्मिलित नहीं था। कुछ मित्रों के साथ यह विवाह संपन्न हुआ था। दोनों बहुत प्रसन्न थे। आज विवाह के 1.5 वर्ष बीत चुके थे। रमेश एक इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट के रूप में काम करता है, लेकिन कमाई इतनी नहीं थी कि घर का खर्चा चल सके। रमेश के व्यवहार में भी अब काफ़ी परिवर्तन आ चुका था। वह बात बात पर सुरभि पर क्रोध करता था। सुरभि खिड़की पर बैठी सोच रही थी, ना जाने आज उनकी मन की वृत्ति कैसी होगी। पता नहीं आज का दिन कैसा बीता होगा। तभी सुरभि को मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई देती है। सुरभि दौड़कर दरवाज़ा खोलती है। आज इतनी देर कैसे हो गई? हो गई देर। तुम क्या चाहती हो कि मैं कमाऊँ नहीं, दिन भर तुम्हारे पास बैठा रहूँ? तुम तो कुछ कमाती हो नहीं, सारा घर मुझे ही देखना पड़ता है। रमेश का उखड़ा मूड देखकर सुरभि चुपचाप वहाँ से चली जाती और रमेश के लिए चाय बनाने लगी। आज समय कितना बदल चुका था। रमेश जो कभी उससे इतना प्यार करता था, आज वह उसे देखते ही भ्रुकुटी बना लेता है। स्वरों में जो कोमलता थी, उसका स्थान प्रताड़ना लिया था। उसके होंठ जो पहले उसकी सौंदर्य प्रशंसा में लगे रहते थे, आज केवल अशब्द के लिए ही खुलते हैं। सुरभि दुखी मन से चाय बनाती है। उसका हृदय बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन अपना दुख वह किसी से कह नहीं सकती थी। माता पिता से भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसने अपना विवाह उनके विरुद्ध जाकर किया था। तभी रमेश आवाज़ लगाता है, अरे भाई, चाय बनाने में कितना समय लगता है? मैं कब तक चाय का इंतज़ार करता रहूं? अभी लाई। सुरभि चाय लेकर आती है। थू थू, ये कैसी चाय है? इसमें तो चाय ही नहीं। कितनी बार कहा है कि मुझे हार्ड चाय पसंद है। रमेश चाय सुरभि के ऊपर फेंक देता। सुरभि जल जाती है और शीघ्र ही बाथरूम की ओर भागती है। सुरभि रोने लगती है और रोते रोते ही वह अपने कपड़े बदलती है। अब वह अनुभव करने लगी कि वह और नहीं सह सकती। उसकी सहन शक्ति ने अपनी सारी सीमाएं तोड़ ली थी। कुछ देर के बाद वह अपनी सहेली अंजलि को फ़ोन करती है। अंजलि कहते हुए रोने लगती है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अंजलि, हाँ, आगे भी तो बोले, क्या हुआ? अब मैं रमेश के साथ नहीं रह सकती। आज तो उसने अपनी सारी मर्यादा ही तोड़ दी। तुमसे कितनी बार कहा था छोड़ दे उसे, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो? मैंने सोचा था मैं रमेश को अपने प्यार से ठीक कर दूंगी, पर उसे अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। उसे संबंधों की भी कोई चिंता नहीं है। ठीक है, तुम मेरे पास आ जाओ। सुरभि अपना सामान बांधने लगती है। तभी रमेश उसके कमरे में आ जाता है। कहाँ जा रही हो? कहीं भी जाऊँ, तुमसे क्या? चाय क्यों नहीं बनाया? मैं नहीं बनाऊंगी, अपने आप बना लो। सुरभि अपना घर सदैव के लिए छोड़कर अंजलि के घर आ जाती है। अंजलि अपने घर में अकेली ही रहती है। उसने अपने पति से 2 साल पहले ही तलाक ले लिया था और अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। सुरभि, मैं जा रही हूँ, टेबल पर नाश्ता है, खा लेना। मैं निकली हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है माँ, खा लूँगी, मेरी चिंता मत करो। सुरभि बिस्तर पर पड़ी हुई पुरानी यादों में फिर खोने लगती है। उसे आदतन यह चिंता सताने लगती है कि रमेश ने नाश्ता किया होगा कि नहीं। फिर अपने आप को दृढ़ करते हुए सोचती है, मैं व्यर्थ में यह सब सोच रही हूँ। अब मेरा रमेश से क्या संबंध? भारी मन से उठने के बाद चाय की चुस्कियाँ लेते हुए जब वह अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाती है तो उसकी नज़र टेबल पर पड़े अखबार पर पड़ती। वह अखबार के पन्नों को ऐसे देखती है जैसे वह अपने दुखों को भुलाने की कोशिश कर रही हो। तभी उसकी दृष्टि क्लासिफाइड पृष्ठों पर पड़ती है। अचानक उसे यह अनुभव होने लगता है कि कब तक वह अंजलि के ऊपर आश्रित रहेगी। वास्तव में उसे भी कोई जॉब कर लेनी चाहिए, परंतु कोई भी कॉलम उसे योग्य नहीं था। वह लंबी सांस लेती उठती और भोजन की तैयारी करने लगती है।
रात को 9 बजे अंजलि घर आती है तो देखती है टेबल पर तरह तरह के पकवान बने हुए हैं। वाह सुरभि, क्या बात है, आज तो मज़ा आ गया। आज तुम्हारा दिन कैसे बीता? आज बहुत काम था, लेकिन आज बॉस का जन्मदिन था तो उसने लंच बीच साइड होटल पर रखा था। वहाँ हम लोगों ने काफ़ी मस्ती की। तुम्हारे बॉस का नाम क्या है? अथर्व। क्यों? ऐसे ही पूछा। दोनों एक साथ डिनर करती हैं। कुछ देर टीवी पर समाचार देखने के बाद दोनों सोने चली जाती हैं। रोज की तरह अंजलि फिर काम पर चली जाती है और सुरभि नाश्ता करने के बाद फिर समाचार पत्र लेकर बैठती है। सांप्रदायिक पढ़ने के बाद वह पुनः अपने लिए कोई जॉब देखती है। तभी उसकी दृष्टि एक कॉलम पर जाती है। सुरभि ने तुरंत फ़ोन किया। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं सुरभि बोल रही हूँ। मैंने आपका विज्ञापन पढ़ा था, आपको गवर्नेंस की आवश्यकता है। हाँ, वो विज्ञापन मैंने ही दिया था। क्या मैं आपका क्वालिफ़िकेशन पूछ सकता हूँ? यस, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी हूँ। ठीक है, आप कल सुबह 9 बजे आ सकती हैं। ओके, आई विल बी देयर एट 6। सुरभि बहुत खुश होती है। उसे लगता है शायद या उसके नए जीवन की शुरुआत हो। वह एक लंबी सांस के साथ खिड़की का दरवाज़ा खोलती है और ऊपर आसमान की ओर आशा भरी दृष्टि से देखती है। श्वेत बंगलों का झुंड बड़ी स्वतंत्रता और उल्लास के साथ आकाश पर ऐसे उड़ रहा है जैसे पूरे आकाश का अधिपति वही हो। थोड़ा नीचे देखती है तो बंदरों के झुंड एक फल वाले ठेले को परेशान कर रहे हैं। जैसे ही फल वाला नीचे बैठकर फलों की टोकरी ठीक करने लगता है, वैसे ही बंदर फिर आ जाते हैं। फल वाला जैसे उसको भगाता है, तभी दूसरी ओर से एक बंदर आता है और केले का गुच्छा उठाकर भाग जाता है। यह देखकर सुरभि खिलखिलाकर हंसने लगती है। आज कई दिनों के बाद सुरभि के होंठों पर हंसी थी। वह गुनगुनाती रसोई में भोजन बनाने चली जाती है। इधर अंजलि अपने डेस्क पर बैठी हुई अपना काम कर रही थी, लेकिन बीच बीच में उसकी दृष्टि अपने बॉस के केबिन की ओर अवश्य उठती है। उसे खुद भी नहीं पता कि वह बार बार अथर्व को क्यों देखना चाहती है। कल बीच पार्टी में अथर्व से उसकी काफ़ी बातचीत हुई थी। दोनों ने कदाचित शब्दों से तो नहीं परंतु नेत्रों से बहुत कुछ कहा था। थोड़ी ही देर में चपरासी आता है और कहता है, बॉस ने मीटिंग की फाइल लेकर आने को कहा है। ठीक है, तुम जाओ। अंजलि का चेहरा खिल उठता है, लेकिन अपने ऊपर नियंत्रण करते वह फाइल लेकर अथर्व के केबिन में जाती है। मैं आई कम इन? यश कम इन। अंजलि, तुमने कल मीटिंग के नोट्स बना लिए थे? हाँ सर, यह रही फाइल। अथर्व फाइल देखता और अंजलि की आंखें अथर्व को ही निहारती रहती। ठीक है, तुम जा सकती हो। जैसी अंजलि केबिन के दरवाजे तक पहुंचती है, अथर्व उसे रोकते हुए कहता है, अंजलि, तुमको कुछ कहना है? अंजलि चौंक कर पूछती है, मुझे कुछ कहना है? मुझे क्या कहना है? मैं कुछ समझी नहीं। अब नाटक मत करो, मैं तुमको सुबह से देख रहा हूँ। सुबह से देख रहे हो? क्या देख रहे हो? यही कि सुबह से तुम्हारी नज़रें मुझे ही ढूंढ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अंजलि मुस्कुराते हुए अपने डेस्क पर वापस आ जाते। उसे विश्वास ही नहीं होता कि अथर्व भी उसे चाहने लगा है। आज तक किसी ने इस तरह से उससे बातें नहीं की थी। जब वह 19 साल की थी तो उसके माता पिता ने उसकी शादी एक प्लेन पायलट प्रकाश से कर दी थी, परंतु दोनों के बीच कभी प्रेम स्फुरण हुआ ही नहीं था। दोनों एक साथ रहते जरूर थे, लेकिन एक अजनबी की तरह। अंत में अंजलि ने प्रकाश से तलाक ले लिया था और एक कंपनी में काम करने लगी थी। अंजलि घर आ जाती है। आज दोनों ही बहुत खुश हैं। दोनों डिनर करने के बाद बहुत देर तक बातें करती हैं। अंजलि सुरभि से अथर्व की बातें बताती है तो सुरभि अपनी बातें करते करते कब नींद आ गई पता भी नहीं चला। आज सुरभि जल्दी उठ जाती है और चाय बनाकर अंजलि के कमरे में आती है। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, आज तुम बड़ी जल्दी उठ गई। हाँ, मैंने बताया था ना, आज मेरा इंटरव्यू है। दोनों साथ साथ चाय पीती हैं और आज अथर्व से बात हुई। पता नहीं, एक अनजाना सा डर लग रहा है। तुम घबराओ नहीं, सब अच्छा होगा। चलो, तुम अपना इंटरव्यू अच्छा देना। आज तुम अपने पैरों पर खड़ी होने जा रही हो, एक स्वावलंबी औरत। हाँ, सब कुछ तुम्हारे सहयोग से ही तो हो रहा है। चल, अब तुम फिर से ना शुरू हो जा। मैं चलती हूँ, इंटरव्यू के बाद मुझे फ़ोन करना। सुरभि कनॉट प्लेस पहुँचती है। घर के द्वार पर वह नाम प्लेट पड़ती है। उस पर लिखा हुआ था समर चतुर्वेदी। कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद वह डोर बेल बजाती है। थोड़ी देर में एक व्यक्ति दरवाज़ा खोलता। आप कौन? जी, मैं सुरभि।
आपने पेपर में विज्ञापन दिया था। ओह हाँ, आइए आइए। तो आप सुरभि हैं? हाँ, आपका बच्चा दिख नहीं रहा। वो तो स्कूल चला गया। तो आपने बीएससी किया है? जी। आपको बच्चों को देखने का कोई एक्सपीरियंस है? वो तो नहीं है, लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको कोई शिकायत नहीं होगी। बच्चे मुझसे बहुत जल्दी हिल मिल जाते हैं, समय की तो कोई परेशानी नहीं। नहीं तो सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ठीक रहेगा? हाँ ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हर महीने की 5 तारीख को आपको सैलरी दे दी जाएगी। ओके। आपकी वाइफ नहीं दिखाई दे रही? जी, वह अब जीवित नहीं है। मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ। ओ, सुनकर दुख हुआ। कोई बात नहीं, तो फिर आप कब से ज्वाइन करेंगी? कल से। ठीक है, तो आप कल 7 बजे आ जाइएगा। इधर अंजलि अपने ऑफिस पहुंच जाती है। आज काम बहुत अधिक था। अंजलि अपने काम में व्यस्त हो जाती है। ना जाने कब लंच टाइम हो गया, उसे पता भी नहीं चला। तभी उसकी को वर्कर उसको याद दिलाती है, आज खाना नहीं खाना। अंजलि अपना टिफिन निकालती है, साथ ही उसकी दृष्टि अथर्व को ढूंढने लगती है। आज अथर्व अपने केबिन में नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। शायद फील्ड वर्क के लिए गया हो। शाम हो गई, लेकिन आज अथर्व से भेंट नहीं हुई। अंजलि भारी कदमों के साथ ऑफिस की सीढ़ियों से उतरती है। तभी कहीं से अथर्व की आवाज़ सुनाई देती है। अंजलि सर। अंजलि उस दिशा की ओर ऐसे देखती है जैसे रुकी सांसों में जीवन वापस आ गई हो। अंजलि, कहाँ जा रही हो? मैं तो घर जा रही। चलो कुछ देर के लिए आयशा रेस्टोरेंट चलते हैं। अंजलि को समझ नहीं आता कि हाँ कहूँ कि ना। ओके चलो चलते हैं। दोनों रेस्टोरेंट पहुँचते हैं। क्या ऑर्डर करूँ? कॉफ़ी पीते हैं। आज तुम ऑफिस में नहीं थे। क्यों, मेरी याद आ रही थी? नहीं, वो बात नहीं है। मैं ऐसे ही पूछ रही थी, तुम ऑफिस में दिखे नहीं इसलिए। हाँ, ऑफिस का ही कुछ काम था। अच्छा, मैं चलती हूँ। क्यों, थोड़ी देर बैठो ना। नहीं, बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। सुरभि और अंजलि दोनों घर पहुँचती हैं। आज दोनों ही बहुत खुश थी। सुरभि नौकरी पाने से बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि आज वह रमेश से सदा के लिए स्वतंत्र हो गई है। उस रमेश के वो कटु वचन आज भी याद थे। तुम करती ही क्या हो? सारा दिन घर बैठकर मुफ्त खाती हो। आज उसे लग रहा जैसे उसने रमेश के सारे कटु वचनों का उत्तर दे दिया हो। आज वह रमेश के ऊपर आश्रित नहीं है। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि वह जो कर रही है वह सही है या गलत। कहीं वह धोखा तो नहीं दे देगा? क्या अथर्व विश्वास का पात्र है? क्या अथर्व जीवन के प्रत्येक अच्छे बुरे क्षणों में मेरा साथ देगा? कहीं अथर्व मुझे मध्य मार्ग में ही तो छोड़कर नहीं चला जाएगा? इस तरह से उसका मन अनेक आशंकाओं और प्रश्नों से भरा हुआ है। अगले दिन सुरभि ठीक 7 बजे समर के घर पहुंच जाती है और बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। समर सौरभ से सुरभि का परिचय कराता है। सुरभि बच्चे को स्कूल के लिए तैयार कराती है। इस बीच समर भी ऑफिस के लिए तैयार होता है। रामदीन जैसे नाश्ता समर को दे रहा होता है, उसी समय सुरभि स्कूल सौरभ को स्कूल छोड़ कर आ जाती है। सौरभ को स्कूल छोड़ आई। हाँ, उसकी क्लास टीचर से भी भेंट हुई। वह कह रही थी कि सौरभ मैथ्स में काफ़ी कमज़ोर है। हाँ, एक बार मुझसे भी बात हुई थी। आप चिंता ना करें, मैं उसके लिए मैथ्स ट्यूशन रख लूँगा। अरे, उसकी क्या ज़रूरत है, मैं तो हूँ ही। अच्छा, आप उसकी मैथ्स में सहायता कर देंगी? हाँ, सौरभ बहुत ही अच्छा बच्चा है, वह बहुत जल्दी सब कुछ सीख लेगा, आप चिंता ना करें। अब आप हैं तो मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत? अंजलि का मन कितरते में भी मूड है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अथर्व के साथ अपने नए संबंधों का पर प्रारंभ करे या यूं ही अकेले रहकर जीवन के रेगिस्तान में उठने वाले बवंडर में अपने आप को ढूंढती रहे। अंजलि अत्यधिक गंभीरता के साथ अपने ऑफिस की सीढ़ियों को चढ़ती है। जब वो अपने डेस्क पर आती है तो देखती है वहाँ एक लाल गुलाब के पुष्पों का गुलदस्ता रखा हुआ है। पहले तो वह चौंकती है कि यह गुलदस्ता किसने दिया। फिर उसकी नज़र उसमें रखे नोट की ओर जाता है जिसमें लिखा था, हैप्पी बर्थडे तुम्हारा अथर्व। तभी सारा स्टाफ ऊंचे सुरों के साथ गाने लगता, हैप्पी बर्थडे अंजलि। अंजलि सबको धन्यवाद कहती है। कुछ समय के लिए अंजलि का मन जो विचलित था थोड़ा शांत हो जाता है और स्मित अंधेरों से वह काम में व्यस्त हो जाती है। लंच के समय उसके नेत्र अथर को पुनः ढूंढने लगते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। शाम को जब वह घर जाने लगती है तो तभी अथर पीछे से आवाज़ लगाता है, सुनो, मैं ऑफिस के काम से ऊटी जा रहा हूँ, तुम भी चलोगी? मैं? कैसे? अरे, एक नए
प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग है। कंपनी 4 लोगों को ऊँटी भेज रही, मैंने तुम्हारा नाम भी दे दिया। ओके, तब ठीक है। अंजलि अपने घर के लिए निकलती, तभी आकाश में विद्युत तीव्रता से आलोकित होती मेघ गर्जना करने लगते। ऐसा लगता जैसे प्रकृति कोई संदेशा देना चाहती हो। शायद वह अंजलि को रोकना चाहती थी। अंजलि कल के जाने की तैयारी करती है, तभी सुरभि चाय लेकर उसके कमरे में आती है। कहीं जा रही है क्या? हाँ, ऊटी जा रही हूँ, कंपनी के काम से। कब लौटेगी? 3 दिन में वापस आ जाऊंगी। अथर भी जा रहा? हाँ, वह भी जा रहा है। आज शनिवार है। अंजलि की सुबह 7 बजे फ्लाइट थी। वह चली जाती है। सुरभि जब समर के घर पहुंचती है तो पता चलता है समर ने लोटस टेम्पल जाने का कार्यक्रम रखा है। अक्टूबर की खिली खिली धूप है, हवाओं में थोड़ी सी ठंडक है। सौरभ बहुत खुश है। समर भी आज इतने दिनों बाद घर से निकला था। उसे सुरभि के साथ संपूर्णता का अनुभव हो रहा था। लोटस टेम्पल पहुंचते ही सौरभ दौड़ने लगता है। सुरभि भी उसके पीछे पीछे भागती है। सुरभि भी सौरभ के प्रति दायित्व का भाव देखकर समर अत्यधिक खुश होता है। दर्शन के पश्चात सभी घास पर बैठ जाते हैं। सौरभ वहीं अपनी फुटबॉल खेलने लगता है। तभी समर अवसर देखकर सुरभि से पूछता है, सौरभ तुमसे काफ़ी हिल मिल गया है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम उसका एक माँ की तरह ही देखभाल कर रही हो। सुरभि ने कुछ उत्तर नहीं दिया, बस कभी वो आसमान की तरफ देखती तो कभी सौरभ को, लेकिन समर बस उसी को देख रहा था। आज नीली आसमानी रंग की साड़ी में हरी घास पर बैठी हुई सुरभि ऐसी लग रही थी जैसे हरी घासों पर नीले सरोवर के बीच गुलाबी कमल का फूल खिला हो। समर पुनः मौन के सन्नाटों को भंग करते हुए पूछता है, तुमने कभी अपने बारे में नहीं बताया क्या? यही कि इसके पहले तुम कहाँ थी? कहीं नहीं, मतलब यही कि मैं इसके पहले कुछ नहीं करती थी। मेरा मतलब तुमने शादी तो की होगी। हाँ, शादी तो हुई थी मतलब मैं अब अपने पति के साथ नहीं रहती। समर को अब और कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। तभी सौरभ अपनी बॉल लेकर आता है। चलो ना पापा, खेलते हैं। दोनों बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। दौड़ने के कारण सुरभि के केस बार बार उसके चेहरे पर आ जा रहे थे। सुरभि उसको हाथों से हटाती और फिर खेलने लगती। तभी बॉल का पीछा करते सुरभि और समर आपस में टकरा जाते हैं और सुरभि के केस समर के शर्ट के बटन में उलझ जाते हैं। क्या हुआ? मेरा बाल आपके शर्ट में फंस गया है। ओह, मैं अभी निकाल देता हूँ। समर उसके बालों को निकालने का प्रयास करता, लेकिन इस समय सुरभि की निकटता उसको विचलित कर रही है। वह सोचने लगता है, काश ये बाल यूं ही फंसे रहे। वह बालों का निकालने का असफल प्रयास करता है। फिर सुरभि अपने बालों को किसी तरह स्वतंत्र कराते हुए कहती है, सॉरी, मुझे अपना बाल बांध कर रखना चाहिए था। इट्स ओके, कोई बात नहीं। शाम होने पर सभी अपने अपने घर आ जाते हैं। सुरभि अपने घर पर अकेले ही है। घर के सन्नाटे उसे फिर अतीत की ओर ले जाते हैं। कभी वह रमेश की अपेक्षा याद करती तो कभी समीर का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाता। इसी तरह सोचते हुए करवटें बदलते हुए ना जाने कब सुबह हो गई। तभी अंजलि का फ़ोन आता है। हाय सुरभि, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? मैं भी ठीक हूँ। कल हम लोग ऊटी घूमने का कार्यक्रम बना रहे हैं। सोमवार की रात को मैं वापस आ जाऊँगी, ठीक है? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। सुरभि जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन उसका मन अज्ञात रूप से व्यथित है। उसके कदम उसके मस्तिष्क का साथ नहीं दे रहे हैं। उसके पैर तो समर के घर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी आत्मा उसका साथ नहीं दे रही। सोचती जा रही थी कि आज तो रविवार है, समर घर पर ही होगा। उसे कुछ अनजाना सा डर लग रहा था। सोचते सोचते वह समर के घर पहुंच जाती है। अथर्व खुली कार हायर करता है और सभी उत्साह के साथ ऊटी घूमने निकलते हैं। अंजलि बार बार अथर्व को देखती है और अथर्व अंजलि को, जैसे दोनों ही आंखों से प्रेमानुभूति की सहमति दे रहे हो। अंजलि अथर्व के साथ आगे बैठ जाती। सभी हंसते हुए गाते हुए अवकाश का पूर्ण आनंद लेते हैं। नीलगिरी की सुंदर पहाड़ियों का दर्शन करते हुए सभी बोटानिकल गार्डन पहुंचते हैं। अब तक अंजलि काफ़ी सहज हो चुकी थी। हाथ पकड़े हुए दोनों कभी अद्भुत आर्किड के फूलों, रंग बिरंगों लिली के पुष्पों और खूबसूरत झाड़ियों को निहारते हैं, तो कभी एक दूसरे को अवसर मिलने पर वह दोनों एक दूसरे का आलिंगन करते हुए ऐसे
लगते हैं जैसे आर्किड की लताएं टिकटतम तरुओं का आलिंगन कर रही हो। इसके बाद सभी ऊँटी झील पहुँचते हैं। झील का सौंदर्य देखकर अंजलि उन्मत्त सी हो जाती है। वाह अथर्व, कितना सुंदर झील है। झील के चारों ओर कितने सुंदर पुष्प हैं। चलो वोटिंग करते हैं। नहीं, पहले मछली पकड़ते हैं। नहीं, पहले मछली पकड़ेंगे। अंजलि रुष्ट होकर दूर चली जाती है। अच्छा ठीक है, चलो पहले वोटिंग करते हैं। अंजलि खुश हो जाती है और दोनों बोटिंग के लिए चले जाते हैं। सुरभि कुछ डर डर कर समर के घर का डोरबेल बजाती है। दरवाज़ा खुलते ही सौरभ दौड़ते हुए सुरभि के गले लग जाता है। मेरे बाबा अभी नहाया कि नहीं? नहीं, मैं आपसे नहाऊंगा। ओके, चलो नहाते हैं। समर अपने लैपटॉप पर व्यस्त है। वह अंजलि को देखता है और हाय बोलकर फिर अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है। अंजलि सौरभ को तैयार करके नीचे आती है और किचन में सौरभ के लिए खाना देखती है। तभी समर धीरे से पीछे से आता है। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, सौरभ के लिए खाना निकाल रही थी। आज कहीं चले? नहीं, आज तो सौरभ को होमवर्क करवाना है। सुरभि समर के व्यवहार से सशंकित हो उठती है। आज तो किसी तरह उसने मना कर दिया, परंतु ऐसा कब तक चलेगा? वह कुछ असुरक्षित सा अनुभव करने लगती है। अंजलि और अथर्व अब कोए म्यूंटर एयरपोर्ट पहुंचते हैं। छुट्टियां समाप्त हो चुकी थी। एयरपोर्ट पे भी अंजलि ने अथर्व के हाथों में अपने हाथ में लिया हुआ था, जैसे कहीं वह छूट ना जाए। अंजलि साहस करके अंत में पूछ ही लेती, अथर्व एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या तुम सचमुच मुझसे प्रेम करते हो? ये कैसा सवाल है? अफकोर्स करता हूँ। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अंजलि अथर्व की आंखों में देखते हुए अथर्व अंजलि की आंखों में देखते हुए कहता है, क्यों नहीं, बस थोड़ी प्रतीक्षा करो। जैसे ही मैं कंपनी का जनरल मैनेजर बन जाऊंगा वैसे ही हम दोनों शादी कर लेंगे। अंजलि अथर्व के गले लग जाती है और उसकी आंखों से अश्रु बह निकलते हैं। ये क्या पगली, तुम तो मेरा सब कुछ हो। सुरभि समर के व्यवहार से अत्यधिक दुखी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी वह रमेश के सदमे से बाहर निकलने का प्रयास ही कर रही थी। अभी तो उसके हृदय के घाव ठीक से भरे भी नहीं थे कि अब समर का व्यवहार उसे और दुखी कर रहा था। वह सोच रही थी, क्या सारे पुरुष एक जैसे ही होते हैं? उन्हें बस औरतों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना ही आता है। सुबह होते सुरभि पूरा घर ठीक कर दिया, क्योंकि आज रात को अंजलि वापस आने वाली है। वह जल्दी जल्दी अंजलि का मनपसंद खाना बनाती और काम के लिए तैयार हो जाती है। सुरभि जब पहुंचती है तो समर घर पर ही था। वह समर को अपेक्षित भाव से देखते हुए सौरभ को आवाज़ लगाती है। सौरभ दौड़ता हुआ सुरभि के गले लग जाता है। उसको तैयार करके वह उसको स्कूल छोड़ने चली जाती है। जब वह लौट कर आती है तब तक समीर ऑफिस के लिए निकल गया था। घर में समर को ना देख कर वह चैन की लंबी सांस लेती है और घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। 12 बज चुके थे। वह रामदीन से कहती, काका आज सौरभ नूडल्स बनाने को कह रहा था, क्या आप नूडल्स ले आएंगे? ठीक है बेटा, मैं अभी ले आता हूँ। रामदीन बाजार चला जाता है। सुरभि सौरभ का कमरा ठीक करने ऊपर चली जाती है। तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है। वह सोचती है शायद रामदीन काका वापस आ गए होंगे। तभी उसको लगा जैसे किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने पलट कर देखा तो समर उसके सामने खड़ा था। वह समर से पूछती है, आपने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? क्या करूं सुरभि, जब से मैंने तुमको देखा हर जगह तुम नजर आती हो। ये क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है ना? हटिए, मुझे जाने दीजिए। परंतु समर उसका रास्ता रोक लेता है। वह अपने आप को रक्षित करने का हर संभव प्रयास करती है। अंजलि दिल्ली पहुंच जाती है। किसी तरह से वह अथर्व की बाहों से अपने आप को छुड़ाते हुए घर पहुंचती है। आज उसके पांव भूमि पर नहीं पड़ रहे थे। उसे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे उसने किसी नई दुनिया में कदम रखा हो, जहाँ हवाओं में प्रेम की सुगंध, धरती प्रेम की वर्षा से भीगी हुई है और जहाँ भ्रमर नित्य पुष्पों का चुंबन कर रहे हों। वह सुरभि सुरभि चिल्लाते घर में प्रवेश करती है। लेकिन यह क्या, इतना अंधेरा क्यों है? वह फिर सुरभि सुरभि कहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जब वह सुरभि के कमरे में जाती है और लाइट ऑन करती है, सुरभि सुरभि क्या हुआ, तुम अंधेरे में इस तरह क्यों बैठी हो? सुरभि अंजलि को देखते उसके गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अंजलि जब सुरभि को ध्यान से देखती है तो उसके चेहरे और हाथों पर घाव के निशान थे और उसके बाल अस्त व्यस्त थे। सुरभि, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ?
तुम्हारी ये हालत किसने बनाई? सुरभि रोते रोते सब कुछ बता देती। इतना घृणित क्रिकेट सुनने के पश्चात अंजलि की तबीयत बिगड़ जाती है। वह अपने आप को सामान्य करने के लिए कुछ दवाएं लेती है और सुरभि को अपने गोद में लिटाकर उसको सुलाने का प्रयास करती है। उसे स्वयं ही समझ में नहीं आ रहा था कि वह किन शब्दों से सुरभि को सांत्वना दे, क्योंकि सुरभि की अवस्था देखकर सारे शब्द अर्थहीन प्रतीत हो रहे थे। सुबह हो जाती है लेकिन सुरभि अभी भी रो रही थी। अंजलि उसके अश्रों को पोंछती है और उसको नहाने के बाद उसके कपड़े बदलती है। सुरभि एक मृतक की भांति एक स्थान पर बैठी हुई है। अश्रु तो रुकने का नाम नहीं ले रहे, वह निरंतर अविरल बहते ही जाते हैं। अंजलि को समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति में सुरभि को कैसे छोड़ कर जाए। वह अथर को फ़ोन करती है। हेलो अथर, आज मैं ऑफिस नहीं आ सकती। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, यूं ही थोड़ी थकान है। और तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है, तुम परेशान मत हो। सुरभि की स्थिति देखकर अंजलि भी अत्यधिक भयभीत हो जाती है। पुरुषों के इस रूप से उसे घृणा होने लगती है। वह सोचने पर विवश हो जाती है कि कहीं अथर भी तो उनमें से एक तो नहीं। उसका मन अब अनेकों प्रश्न करने लगता है। सुरभि सिमटी हुई सी अंजलि की गोद में लेटी हुई है और अंजलि उसके बालों को सहलाकर उसके साथ होने का अनुभव कराती है। दिन के 1 बज चुके थे। अंजलि भी अंदर से बिल्कुल सहम गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वह अब क्या करे, पुलिस स्टेशन जाए या नहीं। फिर सोचती है चलो अथर से मिलकर बात कर लेते हैं कि अब क्या करना है। वह अंजलि को सुलाकर घर से निकल पड़ती है और अपने ऑफिस पहुंचती है। वह ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ते समय सोचती कि अथर से बात करूं या ना करूं, अथर क्या सोचेगा। इसी मना स्थिति के साथ वह अथर के केबिन में प्रवेश करती। जैसे ही उसके हाथ केबिन का दरवाज़ा खोलते उसकी सांसें रुक जाते, नेत्र पलक झपकाना बंद कर देते, हृदय धड़कना ही भूल जाता और पैर ऐसे स्थिर हो जाते हैं जैसे वह चलना ही भूल गए। वास्तव में अथर किसी अन्य स्त्री के साथ खिड़की की ओर खड़ा है और उसका हाथ उसके कमर से लिपटे हुए थे और वह उसके गर्दों पर अपना चेहरा ऐसे रखा हुआ था जैसे वह उस स्त्री के सांसों की गति को पकड़ना चाहता हो। यह देखती अंजलि वहाँ से बड़ी तेजी से भागने का प्रयास करती है। उसकी इंद्रियां उसके मस्तिष्क का साथ नहीं देती और भागते हुए वह लॉबी में गिर जाती है। किसी तरह अपने को संभालते वह सीढ़ियों से जल्दी जल्दी नीचे उतरती। उसकी सांसें बड़ी तेजी से चल रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जैसे वह अपने कार में बैठती है तो अपने आप को रोक नहीं पाती और अनियंत्रित होकर रोने लगती है। घर में घनी काली रात पसरी हुई है। कहीं से कोई ध्वनि नहीं आ रही है। किसी को उठकर लाइट जलाने का भी साहस नहीं था। चारों ओर सन्नाटा था। अंजलि और सुरभि अपने अपने कमरों में प्राणहीन से पड़े हुए हैं। दोनों की रातें यूं ही रोते रोते निकल जाती हैं। अब कदाचित उनके जीवन में कुछ शेष नहीं था। ना शरीर में प्राण था, ना मन में कोई उत्साह था और ना ही हृदय में कोई प्रेम ही शेष था। दोनों आकाश से टूटे तारे की भांति धरती के स्पर्श से वंचित जीवन के मध्य में ही लुप्त हो गए थे। घर में बैठे हुए ही दोनों की कई रातें बीत गई। आज इन दोनों के हृदय में पुरुषों के प्रति घोर घृणा प्रवेश कर गई थी। आज तक उन्हें पुरुषों से कोई सम्मान या प्रेम नहीं प्राप्त हुआ। समय के साथ दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यधिक निर्भर हो गई, या यूँ कहिए एक दूसरे के अत्यधिक निकट आ गई थी। इतनी निकट जैसे कोई प्रेमी हो। आज उनके जीवन में किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हुए अपने आप में पूर्ण थी। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, पूर्ण समानता के साथ जीवन किसी पुरुष अहंकार के हस्तक्षेप के बिना शांतिपूर्ण रूप से चल रहा था। दोनों अपने आप को एक दूसरे में सुरक्षित अनुभव कर रही थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।